तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मुरिम यूनियन के लीडर सनवू से कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या सोचते हो, मेरा डिसिपल बनने के बारे में क्या विचार है तुम्हारा इसके बारे में। ये सुनकर तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर की पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान होते हुए मुरिम यूनियन के लीडर से कहता है कि यूनियन लीडर आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो कमीना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है आपका डिसिपल बनने के लिए। लेकिन वहीं पे यूनियन लीडर को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे सनवू से कहता है, अगर मैंने कभी और तुम्हें इसके बारे में पूछा होता तो जरूर मैं तुम्हें काफी ज्यादा समय देता इसके बारे में सोचने के लिए। लेकिन जब मैं इस हालात में तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आखिरकार तुम्हारा जवाब क्या होगा। तो चलो बताओ कि आखिरकार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। ये सुन के सनवू को सोचने लगता है, जिसके बाद वो यूनियन लीडर से कहता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि आखिरकार मेरा डिसीजन क्या होगा, मुझे क्या करना है। ये सुनकर यूनियन लीडर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि सनवू उसके ऑफर को जरूर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये ऑफर है इतना ज्यादा अच्छा। जिसकी वजह से वो सनवू की आधी बात सुन के कहता है कि लगता है कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए हो तो आज से तुम मेरे डिसिपल हो। लेकिन सनवू अपनी बातों को खत्म करते हुए कहता है कि मैं कहना चाह रहा था कि मैं आपके ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ, मैं आपके ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे इतना ज्यादा अच्छा ऑफर दिया। लेकिन फिलहाल में मैं अभी काफी सारे मास्टर को फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा मास्टर नहीं चाहिए। इसकी वजह से मैं आपके ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ, मना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को और मेरी सिचुएशन को समझेंगे। वहीं पे हमें यूनियन लीडर को दिखाया जाता है, जिसकी पूरी तरह से होश ही उड़े हुए होते हैं। उसे अभी तक सनवू की बातों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ होता है कि आखिर कोई इंसान कैसे इतने ज्यादा अच्छे ऑफर को रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। लेकिन फिर वो अपने आप को होश में लाता है और उसके बाद हंसते हुए कहता है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे ऑफर को रिफ्यूज किया और मुझे मना किया है। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम मेरे इतने ज्यादा अच्छे ऑफर को रिफ्यूज कर दोगे। तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। मेरा आज तक तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान के साथ मुलाकात नहीं हुआ है जो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, जो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया हो। जबकि तुम मेरा डिसिपल नहीं बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा, इज्जत करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे डिसिपल नहीं बनते हो तो कम से कम मेरे यूनियन के एक मेंबर ही बन जाओ और मेरे यूनियन के साथ जुड़ के मेरी मदद करो। और ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इसे मना मत करना, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर सनवू कहता है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगा। फिर हमें यांगजा को दिखाया जाता है, जो ऊपर से बैठा हुआ इन सारी चीजों को होते हुए देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कह रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनियन लीडर अपने कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं और अपने कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे कोई पर्सन आ जाता है, जिसे महसूस करके यूनियन लीडर कहते हैं, आमतौर पर किसी भी इंसान को मुझसे मिलना होता है या उसे कोई काम होता है तो वो सामने के दरवाजे से आता है, लेकिन तुम पीछे के दरवाजे से आए हो मुझसे मिलने के लिए, जैसे कि तुम कोई चोर हो। आखिरकार क्या हुआ जो तुम्हें इतनी रात को मेरे पास आना पड़ा, डिसिपल ब्रदर। वो ऐसा जैसे कहते हैं तभी हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि यांगजा होता है। आगे यूनियन लीडर यांगजा से कहते हैं, क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि मैंने जो सुबह डिसीजन लिया था वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगर तुम उसके लिए यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अपने लिए गए डिसीजन को वापस लेने का, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर यांगजा कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो यहाँ पे मैं अपनी रिपोर्ट को पेश करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूनियन लीडर काफी ज्यादा गुस्से में यांगजा को घूरने लगते हैं। ये देखकर यांगजा अपनी जगह से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराता है। ये देखकर यूनियन लीडर अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो रिपोर्ट देना है, तुम्हें जो बताना है तुम बता सकते हो। ये सुनकर यांगजा बताना चालू करता है कि मैं यहाँ पे दोनों फैक्शन के रिएक्शन देखने के बाद ही आया हूँ। पहले जो मेजोरिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 क्लैंस है वो इस घटना को अपोज कर रही थी। यूनियन लीडर पूछते हैं कि आखिरकार अपोज से तुम्हारा मतलब क्या है। यांगजा बताता है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ट्रायल के अंदर किसी को भी कोई भी सजा नहीं मिला, इससे काफी सेटिस्फाई है और खुश है। 7 ग्रेटेस्ट सेक्ट है, उसके अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो काफी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी लोग 10 सेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा अपना गुस्सा दिखा रहे थे आज। ये सुनकर यूनियन लीडर पूछते हैं कि आखिरकार 10 सेक्ट का क्या। यांगजा बताता है कि 10 सेक्ट जो है वो ग्रेटेस्ट 7 सेक्ट के जो मेंबर है जो हायर पोजीशन पे है, उन सभी को हायर पोजीशन से हटाने की अभी भी काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। अगर इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 7 ग्रेटेस्ट सेक्ट जो है वो हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा जल्दी यूनियन को छोड़ के बाहर जाने वाले हैं। जिसे भी यहाँ पे समझ में नहीं आया मैं बता दूं कि यूनियन के अंदर 7 ग्रेटेस्ट क्लैन है और 10 सेक्ट है जो ब्लड सेक्ट के कारण अभी काफी बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आगे यांगजा बताता है कि हमारा जो प्लान था 7 ग्रेटेस्ट क्लैन को और 10 सेक्ट को आपस में लड़ाने का, वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सभी चीजों का श्रेय सिर्फ आपको जाता है। कांग्रेचुलेशन कमांडर। और यहीं पे
पे हमें यूनियन लीडर की असली पहचान के बारे में बताया जाता है कि जो अभी तक हम यूनियन लीडर को समझ रहे थे, यूनियन लीडर वो पर्सन नहीं है बल्कि यूनियन लीडर ब्लडशेक के कमांडर है जिसका नाम कमांडर जिन है। ये तो सच में काफी बड़ा सरप्राइज था। इसकी उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि यूनियन लीडर जो अभी तक इतना ज्यादा अच्छा बन रहा था वो सच में ब्लडशेक का कोई मेंबर हो सकता है। आगे यूनियन लीडर यांगजा से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी काफी टाइम कहा है कि सारी चीजें मेरे हिसाब से जाएंगी जैसा कि मैंने प्लान बनाया है। यांगजा कहता है कि हाँ कमांडर, जैसा कि आपने कहा था सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही जा रही है। हालांकि मुझे यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना है। अभी के लिए हम इस ब्लडशेक के कमांडर को यूनियन लीडर ही कहेंगे। आगे यूनियन लीडर यांगजा से पूछते हैं कि आखिरकार क्या सवाल है तुम्हारा। यांगजा बताता है कि आखिरकार आपने उस यून सनवू को यूनियन का एक मेंबर क्यों बनाया। जब आप ट्रायल के बीच में आए थे और आपने जुइगन और रिन को निर्दोष घोषित किया था, उसे पूरी तरह से फ्री कर दिया था, तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि ये सभी हमारा प्लान था। लेकिन आखिरकार आपने उस यून सनवू को अपना डिसेबल बनने का ऑफर क्यों दिया और उसके साथ ही साथ उसने रिफ्यूज कर दिया, तो उसके बाद भी आपने उसे हमारे यूनियन का एक मेंबर बना दिया। आपने ये जो वहाँ पे डिसीजन लिया था ये तो मेरी उम्मीद से भी परे था। मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सुनकर यूनियन लीडर कहता है कि अगर हमें अपने प्लान को सक्सेसफुल करना है तो हमें सभी पॉसिबिलिटी, सभी संभावनाओं को देख के चलना होगा। मैं अपने प्लान के अंदर एक भी गलती नहीं करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने उस पर्सन को अपने यूनियन का एक मेंबर बना दिया, जिससे अब उस पर्सन की हर एक खबर हमारे पास होगी और वो पर्सन हमारी निगरानी में होगा। आगे वो क्या करता है सभी चीजें हमें पता होंगी। ये सुनकर यांगजा कहता है कि क्या आप इस बात पे सच में भरोसा करते हैं कि उस पर्सन के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। यूनियन लीडर कहते हैं कि उस पर्सन के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन हमें भी ये नहीं कह सकते हैं कि उस पर्सन के पास पोटेंशियल कम है। अगर वो इंसान हमारे खिलाफ चला गया तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि वो इंसान एक काफी टफ ओपोनेंट हो सकता है। और जब उस इंसान को आज मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि वो इंसान कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। उस इंसान के अंदर जरूर कुछ न कुछ है। और जब मैंने एक नजर उस इंसान के पावर के ऊपर डाली तो मैंने पाया कि उस इंसान की पावर पहले एक ट्रांसेंडेंट लेवल के सुपीरियर ग्रेड जितनी पहुंच चुकी है। ये सुनकर तो यांगजा के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान होते हुए कहने लगता है क्या एक सुपीरियर ग्रेड का ट्रांसेंडेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, आखिरकार वो इतनी ज्यादा कम एज में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है जबकि उसके पास डिमन गॉड की ब्लेसिंग तक नहीं है। फिर वो यूनियन लीडर से पूछता है कि आखिरकार आप उसे कौन सा पोजीशन देने के बारे में सोच रहे हैं उसकी पावर के हिसाब से। यूनियन लीडर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि उस पर्सन को इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल दे दूं। ये सुनकर यांगजा मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल, अगर ये जगह वो है तो उसके लिए ये जगह काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अभी हमें बताया नहीं गया है कि आखिरकार यांगजा किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कहीं और पे एक ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी लड़कियां बैठी हुई होती है और कह रही होती है जबकि हमारा काम खत्म हो गया है तो अब हम यहाँ से जाते हैं और आप चिंता मत कीजिएगा, हम सभी लोग चारों तरफ नजर रखेंगे कि आपके ऊपर कोई भी स्पाई न कर रहा हो, नजर न रख रहा हो, तो आप बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सकते हैं। ये सुन के सनवू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के वहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हुई होती है वो सभी लोग वहाँ से चली जाती है। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद कहता है कि देखने से लगता है कि मुरीम यूनियन यहाँ तक मुझे फॉलो नहीं करेगी, ना मेरे ऊपर स्पाई करेगी, तो अब मैं अपना काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। यही कहते हुए सनवू अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और उस पूरे कमरे को अपनी पावर से सराउंडेड कर लेता है, घेर लेता है। और सनवू के अंदर से वो गोल्डन कलर की एनर्जी लगातार निकली जा रही होती है और पूरे कमरे में फैलती जा रही होती है। पूरे कमरे को ऐसे घेर रही होती है जैसे कि वो पूरा कमरा एक बैरियर के अंदर ढका जा रहा हो। जिसके बाद सनवू उस गोल्डन कलर की एनर्जी को देखते हुए कह रहा होता है कि ये पावर वो पावर है जो मुझे कमांडर टाई को मारने पे मिली थी, और अगर मेरे पास ये पावर नहीं होती तो मैं काफी बड़े खतरे के अंदर पड़ जाता। तो आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार सनवू किस खतरे की बात कर रहा है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।